अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अबू अलिया और आप देख रहे हैं ओपन टॉक विद साल अहमद। ये ताज़ा एपिसोड देखिए और जानिए मेरी आने वाली फ़िल्मों सुपर पंजाबी और दादल के बारे में। बहुत शुक्रिया। किथे किथे तेनू नहीं लभ्या? पागल खाने लभ्या, मंजी दे थल्ले भी लभ्या। मैं तेरा लावा कि मैं तेरी बिल्ली हां। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਤਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਰਨ ਮਰੀਦ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਓ ਮਾਮਾ ਲੰਬੀਆਂ ਨਲਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਲੈ ਲੈ ਕਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। मैं सलमान नाल ब्याह करना चाहना पर वो मेरे नाल नहीं करना चाहती। तेरा की मतलब है तेरा प्यो जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਵੇ ਤੇਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟਰਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਵੈਸਪਾ। ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਕੇ ਗੰਢੇਰੀ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਭਾਇਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜੇ। ਦੇਖ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ। ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਚ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚਰਚਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮਾਰਣੇ ਨੇ ਲੱਗਾ ਜਿੱਤ ਛੱਡ ਗਈ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮਾਰਣੇ ਨੇ ਲੱਗਾ ਜਿੱਤ ਛੱਡ ਗਈ। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय शो ओपन टॉक विद साल अहमद। एक बार फिर हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार मेहमान लेके आए हैं जिनके बारे में आप जान चुके हैं ऑलरेडी। वो हैं अबू अलिया। ये जो हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के मशीन गन हैं और एक के बाद एक वो फिल्म जो है वो चर्न आउट करते रहते हैं। और आज देखते हैं कि अब वो हमारे लिए क्या लेके आ रहे हैं और क्या उनके प्लान्स हैं। थोड़ी सी उनसे गपशप लगाएंगे तो अंदाजा हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का और हमारे साथ ज्वाइन करने का। हमारे व्यूअर्स को के साथ जो है गपशप लगाने का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए कि क्या चल रहा है इस वक्त, क्या हो रहा है? इस वक्त जो है मैं 2 फिल्मों की मेरी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है। एक मेरी फिल्म है सुपर पंजाबी के नाम से जी, जो मार्च 4 को इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी रिलीज होने जा रही है। इफ्तिखार ठाकुर साहब उसके प्रोड्यूसर हैं, सफदर मलिक साहब उसके प्रोड्यूसर हैं। nice. ये मेरी सेकंड पंजाबी फिल्म है। उसके अलावा मेरी एक और पंजाबी फिल्म है शॉर्टकट के नाम से, स्टारिंग गौहर रशीद एंड जुगन काजम साहिबा और बाकी थिएटर के पंजाब के बड़े नामवर एक्टर्स हैं सच एज नसीम इक्की साहब और बाकी कुछ एक्टर्स हैं। Yeah. तो वो फिल्म जो है 20 जनवरी को कमिंग फ्राइडे को लगने जा रही है। जबरदस्त। तो ये बहुत ही अच्छी एक साइन है। दोनों कॉमेडी फिल्म्स हैं, राइट? मेरा जो अगर आप शुरू की 8 फिल्में देखें तो मेरा जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट रहा है। मैंने कोशिश की है कि मैं ऑफ बीट सिनेमा पे काम करूं और मेरा ऑलमोस्ट हर फिल्म का जॉनरा डिफरेंट है। मैंने हॉरर कॉमेडी पे भी काम किया, मैंने साइकोलॉजिकल हॉरर पे कतक्षा बनाई, हॉरर कॉमेडी मैंने उधम पटक बनाई। मेरी एक सोशल इशू के ऊपर एक फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम कराची जो इसी साल इंशाल्लाह आप देख पाएंगे। उसके अलावा कोविड के ऊपर मैंने एक लव स्टोरी बनाई लॉकडाउन के नाम से, वो भी इसी साल लगने वाली है। उसके अलावा शेनोगेज थी जो आपको याद होगा, एक बड़ा मशहूर मोटरवे रेप इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो एक डिबेट चली थी उसको लेके मैंने एक आर्ट मूवी के नाम से वो बनाई थी। नाइस। ये शॉर्टकट मेरी आप पहली कॉमेडी पंजाबी फिल्म कह सकते हैं। और फिर सुपर पंजाबी क्योंकि वो बड़े बजट की फिल्म है और उसकी दुनिया बहुत बड़ी है तो उसका प्रोडक्शन डिजाइन बहुत बड़ा है, तो वो फिर सेकंड पंजाबी फिल्म हुई। क्या बात है, जबरदस्त। पंजाबी फिल्मों का पहले आप शायद पंजाबी फिल्में नहीं बना रहे थे, तो पंजाबी फिल्मों का बनाने का ख्याल कैसे आया? क्या इसके पीछे जो इंडियन पंजाबी फिल्म्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है या लेजेंड ऑफ मौला जट का इन्फ्लुएंस है? अच्छा, मैं शायद वो आदमी हूँ जिसने कराची में बैठ के ये भांप लिया था कि मौला जट जब भी लगेगी तो ये इंटरनेशनल जो हमारी दुनिया है वहाँ पे एक बहुत बड़ी पहचान बनाएगी हमारे पाकिस्तानी सिनेमा की, कमर्शियल सिनेमा की। तो अगर आप मेरा चेक कर लें प्रोफाइल भी, तो शॉर्टकट जो है वो मौला जट की रिलीज डेट से कुछ 6 माह पहले ही हमने बनानी शुरू कर दी थी। तो मैं पहला आदमी था जिसने कराची से ये भांप लिया था कि जिस तरह हमारे सिनेमाज एक के बाद एक बंद होते जा रहे हैं और हमारा जो उर्दू सिनेमा है उसका हुजम सुकड़ता जा रहा है। और नो मैटर के हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, हमारे जो फेलोज हैं, वो क्या क्लेम कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले से, लेकिन हम जानते हैं और आप भी बाहर बैठे हुए आपको भी पता है कि हमारी जो फिल्में
ईद के ऊपर या बड़ी ईद के ऊपर लगती हैं इंटरनेशनली या आम दिनों में भी लगती हैं, वो मुश्किल जो है वहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी कॉस्ट भी निकाल नहीं पाते। लेकिन अगर आप इंडियन पंजाबी सिनेमा को देखें और इंडियन पंजाबी सिनेमा के अंदर आप हमारे एक्टर्स का कंट्रीब्यूशन देखें पंजाब के थिएटर के, सच है इफ्तिखार ठाकुर साहब, नसीम विक्की साहब, नासिर चन्योटी साहब, जफरी खान साहब वगैरह से लेकर सारे लोग, और चल मेरा पुत 2, 3 और उसके बाद हर दूसरी इंडियन पंजाबी फिल्म में ये लोग मौजूद हैं। तो आपको अंदाजा आता है कि वो जो इंडियन पंजाबी ऑडियंस है जो कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके हर जगह वो फैले हुए हैं, वो लोग हमारे एक्टर्स को देखना चाहते हैं। तो उनके लिए कनाडा या यूके या अमेरिका की लोकेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ननकाना साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए करतारपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उनको लाहौर की गलियां दिखा दें तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं पंजाबीज, इंडियन पंजाबीज। उस इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर मैं पंजाब में आया, मैं लाहौर में आया। मैंने यहाँ पे बजाय इसके कि वो डिफेंस में लेविश ऑफिस बनाने के, मैं एवेन्यू स्टूडियो में गया जहाँ ताले लगे हुए हैं, मैंने वहां पे एक पुराना ऑफिस लिया, उसको साफ करवाया और मैं वहां बैठ रहा हूँ अपनी टीम के साथ। फिर हमने बहुत ही लो बजट में एक शॉर्टकट के नाम से फिल्म बनाई। वो एज अ राइटर मेरी पहली पंजाबी फिल्म थी, मैंने उससे सीखा और एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए जो मैं बड़ा इसका लेता हूँ, सीना तान के बात करता हूँ। अब मैं कहीं भी जो मैंने शॉर्टकट मेरी लग रही है फ्राइडे में, तो मैं कहता हूँ कि यही थिएटर के एक्टर्स पंजाब के जिनके ऊपर आप लोग इल्जाम लगाते थे कि ये लोग वल्गर जुमले बोलते हैं और ये नॉन वेज जोक्स के बगैर ये कॉमेडी नहीं कर सकते, मैंने इन्हीं लोगों को लेके एक मुकम्मल फैमिली कॉमेडी फिल्म बनाई। सिमिलरली व्हेन आई मेट इफ्तिखार ठाकुर भाई और सफदर मलिक साहब की लास्ट फिल्म जो थी सैयद नूर साहब के साथ थी, तेरे बाजे दी राखी छोटी ईद पे लगी थी, तो उन्होंने भी कहा कि यार ये हमने बड़े एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं लेकिन अब कुछ मॉडर्न फिल्म हम बनाना चाहते हैं कि जिसको देख के लोगों को लगे यार कि ये पाकिस्तानी फिल्म ही नहीं है, ये तो इंडियन पंजाबी जो सिनेमा है जो बड़ा, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे बजट की फिल्में बना रहे हैं, सच एज कैरी ऑन जटा 1, 2 वगैरह। तो ये उससे कंपैरिजन उसके करीब तरीन कुछ आप सिनेमा क्रिएट कर सकते हैं विद इन द बजट, विद इन द रिसोर्सेज। मैंने कहा सर व्हाई नॉट, आए ट्राई करते हैं। तो अभी तो फिल्म मुकम्मल हो चुकी है और इंशाल्लाह कुछ इसी कमिंग वीक में आप इसका ट्रेलर भी देख लेंगे, पोस्टर्स भी देख लेंगे। तो प्रोड्यूसर्स आर वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी और एवरीवन इज हैप्पी। नाइस। और उम्मीद है कि जो लोग देखेंगे वो भी बहुत खुश होंगे इस फिल्म को देख के। आपकी बात बिल्कुल सही है। और जो खासतौर पे हमारे जो थिएटर के जो हमारे एक्टर्स हैं जो स्टेज ड्रामे करते हैं, दे आर सुपरस्टार्स अमंग दी इंडियन पंजाबीज। और जिससे भी आप मिले पहली बार वो आपसे कहता है कि अरे आप ड्रामे देखते हो, और ड्रामे थिएटर के ड्रामों की बात करते हैं, इसलिए उनके आर्टिस्ट जो है बहुत बड़े और बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताइए कि एक तो इस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें और आगे चले जाते हैं। तो ये फिल्म बेसिकली शॉर्टकट जो है वो उसके बारे में कुछ बताना चाहें कि लोग क्या एक्सपेक्ट करें। कॉमेडी तो है इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा और क्या है उसमें ऐसी बात जो लोगों को देखनी चाहिए? देखिए शॉर्टकट जो है वो एक छोटा सा मैंने अपना सीवी बनाने की कोशिश की पंजाब की इंडस्ट्री के अंदर। हमारे यहाँ जो फिल्में पंजाब में लगती हैं और वो बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने जितनी फिल्में बनाई हैं, इतनी फिल्में शायद मैंने और आपने पाकिस्तानी देख भी नहीं रखी होंगी। लेकिन ये है कि एक इल्ज़ाम कह लें या एक आर्गुमेंट बड़ा शिद्दत से उन पे आता है कि यार आप वो 40 साल पुराना ही सिनेमा बार बार रिपीट कर रहे हैं और उसी को रिपीट, मतलब माइनस मौला जट जो है, जितनी फिल्में पिछले 10 साल में बनी और लगी हैं वो ऐसे ही लगता है कि आप कुछ 1990 की दिहाई की पुरानी फिल्म उठा के देख रिहाश कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे फिर ये लगा कि आप एक शॉर्टकट जो है एक मॉडर्न फिल्म है, उसकी लैंग्वेज पंजाबी है। वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आप उसको किसी भी फिल्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको लगेगा कि आप एक मुकम्मल एक फैमिली कॉमेडी फिल्म देख रही हैं जिसमें प्रॉपर कैरेक्टर्स हैं, उनके आर्क हैं, कैरेक्टर डेवलप हुए हुए हैं, एक कहानी है, स्टोरी लाइन है और हर आदमी जो है उसकी प्रॉपर एंडिंग है, प्रॉपर उसका पहला एक्ट है, सेकंड एक्ट से लेके सब कुछ एक प्रॉपर एक मुकम्मल एक स्क्रिप्ट जो हमारे यहाँ मिसिंग है टेक्निकली ग्राउंड के ऊपर, वो एक मुकम्मल फिल्म है इरिस्पेक्टिव ऑफ द बजट। और फिर उसी से मैंने सीखा कि शॉर्टकट का मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे पता लगा कि पंजाब के जो थिएटर एक्टर है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। मतलब फन फैक्ट ये है कि आप फिल्म देखने जाएंगे कि नसीम विक्की साहब की और नवाज अंजुम साहब की जुगतें देखने को मिलेंगी और गौहर रशीद की आपको और जुगन काजिम की एक्टिंग देखने को मिलेगी। फिल्म के अंदर जुगन काजिम और गौहर रशीद आपको जुगतें मारते हुए दिखाई देंगे और नसीम विक्की साहब और नवाज अंजुम साहब आपको एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। मैंने इनको एक्सप्लोर किया, फिर उसी से मैंने सीखा सुपर पंजाबी में इफ्तिखार ठाकुर साहब को लेकर और नासिर चन्योटी साहब को लेकर और कुछ और ऐसे थिएटर के एक्टर के जिनके बारे में
यहाँ पे ईमान की हद तक एक फतवे दिए जा चुके हैं अमंग द इंडस्ट्री कि यार इन लोगों से लाफ्टर लिया जा सकता है, लेकिन ये एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते हैं, ये एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ इनको माइक पकड़ा दो तो ये आपको हंसा के मार देंगे, ये परफॉर्मर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू वर्कशॉप्स, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सबके साथ बैठ के वर्कशॉप्स की, कैरेक्टर डेवलप किए, रिहर्सल्स के ऊपर रिहर्सल्स की, तो आपको ये सब एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे, प्रॉपर कैरेक्टर्स के साथ आपको नजर आएंगे। ये मुझे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। वेरी गुड, नाइस। मेरे ख्याल में ये काफी रीजन है कि इस फिल्म को देखा जाए। इस फिल्म को आप इंटरनेशनली भी रिलीज कर रहे हैं? शॉर्टकट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका थोड़ा बजट बहुत लिमिटेड है, वो एक छोटा सा एक सिनेमा है, तो मुझे लगता नहीं है कि उसको जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको इंटरनेशनल रिलीज कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्में रिलीज करने के लिए आपका बहुत ही हाईली कनेक्टेड होना बड़ा जरूरी है। और फिर जो वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि आपका जो मेजर जो टारगेट ऑडियंस है वो तो सरदार है, तो वो ऑलरेडी हर हफ्ते वहाँ पे बॉलीवुड की हर हफ्ते एक बड़ी फिल्म आ रही होती है और बहुत अच्छे बजट की आ रही होती है। तो उसके मुकाबले में एक ऐसी फिल्म को इंट्रोड्यूस करवाना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रूटली ऑनेस्ट होना चाहूंगा कि वो शायद वो जो प्रोडक्शन डिजाइन या जिस क्वालिटी का वो बनाते हैं फिल्में, शायद वो शॉर्टकट शायद वैसी नहीं। शॉर्टकट का कंटेंट बहुत मजे का है, परफॉर्मेंस बहुत मजे की है, विद इन द बजट जितना अच्छा हम बना सकते थे बना सके, लेकिन शायद वो वहां पे नहीं जा सकती। जबकि सुपर पंजाबी, क्योंकि एक तो फिल्म का बजट बहुत हैवी है, उसके गाने बहुत बड़े हैं, लिखे गए हैं, उसके कंपोज इंडिया से होके आए हुए हैं, और फिर उसको हमने फिल्माया बहुत बड़े ग्रैंड तरीके से है, फिर वो कहानी बहुत बड़ी है। तो सुपर पंजाबी, फिर इफ्तिखार ठाकुर साहब एज अ प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जो इंडियन लोगों के साथ बहुत ज्यादा वहाँ पे मकबूल हैं, बहुत कनेक्टेड हैं। सुपर पंजाबी तो कंफर्म जो है वो तकरीबन जहाँ जहाँ पे पंजाबी फिल्म, इंडियन पंजाबी फिल्म रिलीज होती है, देखी जाती है, उन सब जगहों पे नजर आएगी लोगों को। बल्कि कुछ ऐसे भी वेन्यूज हैं जो अभी तक एक्सप्लोर हमने नहीं किए हैं, सच एज कतर और बाकू और सऊदी अरेबिया, हम वहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म को लगाने। नाइस, बिल्कुल सही है। और सऊदी अरबिया तो बहुत ही बड़ी मार्केट है जो कि अब खुल गई है लकीली, तो पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ रहते हैं और इंडियंस भी मौजूद हैं। तो अच्छा ये बताइए कि किसी भी फिल्म के लिए स्टार कास्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपके ख्याल में? सर, मैं 10 फिल्में बनाने के बाद मैं अक्सर अपने फेलो दोस्तों से यही कहता हूँ कि जो गलतियां मैंने की हैं खुदारा आप लोग ना करें। हमारे यहाँ आप जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, किसी फाइनेंसर के पास, किसी प्रोड्यूसर के पास जाते हैं कि जी मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछता है। पहला सवाल वो वैसे ही पूछता है जस्ट टू आपकी खैरियत पूछने वाला है। सवाल है कि भाई आपकी फिल्म का जॉनरा क्या है, और अहम सवाल फिर ये होता है यार कि हीरो हीरोइन कौन है। हमारे यहाँ मैं अभी एक बड़ी ईद के लिए एक फिल्म प्लान कर रहा हूँ, और वो एक बहुत मजे की उर्दू फिल्म है, लेकिन पंजाबी उसका प्रेमिस है, और बहुत मजे की दुनिया है, बहुत मजे की कहानी है। लेकिन मुझे हर आदमी ये कह रहा है यार कि आपने अगर बड़ी ईद पे आना है, इस फिल्म को टारगेट करना है, और आपने हुमायूं सईद साहब की फिल्म और फहद मुस्तफा की फिल्म के साथ कम्पीट करना है, तो फिर आप किसी बड़े एक्टर को और बड़ी हीरोइन को अप्रोच करें। अगर वो आपकी फिल्म में आ जाएंगे तो फिर ये फिल्म लोग देखने आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो ये एक छोटा सा हमारे यहाँ एक जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की बेस के ऊपर हमने जो स्टार्स चुनने शुरू कर दिए, ये एक प्रॉब्लम मौजूद है। आई विश कि ये ना हो, लेकिन ये एक रियलिटी है कि आपके पास एक बड़ा हीरो है और बड़ी हीरोइन है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको एमजी के नाम पे भी करोड़ों रुपया दे देता है, ब्रांड्स भी आ जाते हैं और सब आ जाते हैं। और सबसे अहम बात है कि जॉनरा, आप जब कहते हैं कि आपकी फिल्म कॉमेडी है तो हर आदमी इस पर पैसे लगाने पे तैयार हो जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं आपकी फिल्म का जॉनरा थ्रिलर है, हॉरर है, सोशल है, ड्रामा है, या आप किसी और जॉनरा में कुछ करना चाहते हैं, तो वो बस चाय पिला के आपको रुखसत कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली। जी सही है। आपने इतनी सारी फिल्में इतने थोड़े से टाइम में जो बना ली हैं, इसके पीछे क्या सीक्रेट है कि आप एक के बाद आपकी फिल्मों की अनाउंसमेंट सुनते हैं, या फिल्में आ रही हैं, रिलीज हो रही हैं, उनकी खबरें सुनते हैं? ये आप किस तरह मैनेज करते हैं? सर, इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री में इस चीज़ ने बड़ा लोगों को ख़राब किया है कि हर आदमी को ये लगता है कि वो उसको सारा काम आता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो वो ड्रामा भी कर रहा है, वो टीवी सीरियल भी बना रहा है, टेली फिल्में भी बना रहा है, म्यूजिक वीडियो भी कर रहा है, और टीवी सीरीज भी कर रहा है, और उसके साथ वो फिल्म भी बना रहा है। आप किस भी एक आध को छोड़ के आप जिस भी डायरेक्टर का नाम उठाएंगे फिल्म का, तो उसकी आपको ऐसे ही नजर आएगा फिल्मोग्राफी। साल में 1 फिल्म है, 2 ड्रामा सीरियल हैं, 4 उसके टीवी सीरीज हैं, 5 म्यूजिक वीडियोज हैं। मैं पहले दिन से सिर्फ फिल्म ही बना रहा हूँ, फिल्म के अलावा कुछ नहीं। मुझे ऑफर्स भी आती हैं,
एज अ राइटर तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर्स आती हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल अपने आप को उस दुनिया से अलग रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सिनेमा का ही आदमी कहलाऊँ, चाहे वह मुझ पर आप तोहमत ही लगा दें यार ये कम पैसों में फिल्म बनाता है। सेकेंड, हमारे यहाँ फिल्म बनाने का जो पैरामीटर है वो जॉनरा के बेस के ऊपर या पैशन की बेस के ऊपर नहीं है। वो छोटी और बड़ी ईद की जो स्लॉट है उसको बुक करने के लिए फिल्म बनाई जाती है कि 6 फिल्म मेकर हैं, 3 कहते हैं यार मैं छोटी ईद पे आऊँगा, 3 कहते हैं मैं बड़ी ईद के ऊपर आऊँगा, वो फिल्म बना लेते हैं और वो ब्रेक इवन की तर्ज के ऊपर एक फिल्म बना लेते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरी शायद वाहिद फिल्म जो इस साल छोटी ईद पे आने वाली है दादल के नाम से, विच इज़ अ गैंगस्टर एक्शन फिल्म, सोनिया हुसैन की, मोहसिन अब्बास की, वो पहली फिल्म है जो मेरी ईद पे लगने वाली है, वरना आज तक मैं कभी ईद की दौड़ में पड़ा ही नहीं। सेकेंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा बजट बहुत लो है। मैं कहानी के ऊपर मेहनत करता हूँ और मैं प्रोडक्शन डिजाइन को बड़ा करने के ऊपर इंसिस्ट नहीं करता हूँ प्रोड्यूसर से। सच एज कि अगर मेरे पास मैंने कहानी लिखी और मुझे लगता है कि ये जो कहानी है इसका मेरिट ये कहता है कि इस पे कम से कम 5 करोड़ रुपया लगना चाहिए, लेकिन अगर फाइनेंसर कहता है, प्रोड्यूसर कहता है यार मेरे पास तो 1 करोड़ रुपया है, तो मैं कहता हूँ भाई आए इसी में कुछ मिलके बना लेते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं, कास्टिंग के ऊपर, प्रोडक्शन डिजाइन के ऊपर, कैमरा इक्विपमेंट के ऊपर, नंबर ऑफ डेज बचा लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, फख्र से बताने वाली बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा मेरे ऐसा आदमी जिसका कोई प्रॉपर फिल्मों का बैकग्राउंड नहीं है, फिल्म स्कूल प्रॉपर पढ़ के नहीं आया हुआ है, तो उसके लिए हर 2-3 महीने के बाद कैमरा लेकर क्रू के साथ जो उतरना है सेट के ऊपर जाके और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने हैं डिफरेंट कैमरास के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, वो ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो शायद मुझे वैसे नहीं मिल सकता। तो आई एम टोटली फाइन बाय दैट। अब मुझे बड़े प्रोड्यूसर भी मिल रहे हैं, बड़े एक्टर्स भी काम कर रहे हैं और बड़े बजट भी मुझे मिलना शुरू हो गया। नहीं, बहुत बड़ी बात है अगर आप ये एक्सेप्ट करें कि आप कह रहे हैं कि मैं लर्न करने के लिए भी काम करता हूं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अक्सर लोग तो समझते हैं वो अक्लेकुल हैं और सब कुछ आता है उनको, तो अमेजिंग। ये जो ईद वाली रेस की बात की, मतलब ये एक मेजर इशू है, हम सुनते रहते हैं अक्सर इंडस्ट्री के लोगों से कि पाकिस्तान में फिल्म क्योंकि सिनेमाज बहुत कम है, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, तो पाकिस्तान में फिल्म सिर्फ जो है वो अगर ईद पे रिलीज नहीं होती है तो उसकी कोई वायबल नहीं है, वायबिलिटी नहीं है उसकी। तो ये भी आपने मतलब में ये भी अब तो ब्रेक हो जाना चाहिए। लेजेंड ऑफ मौला जट जो है मतलब में ईद पे रिलीज नहीं हुई थी और उसके बावजूद इतनी बड़ी है फिल्म हो गई है। तो अब मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप यकीनन उसमें बिलीव भी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जनाब आपकी दूसरी फिल्मों के बारे में, और खुसूसन जो है वो जावेद इकबाल जो है वो उसने काफ़ी नाम कमाया है, अवार्ड्स कमाए हैं और आपकी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी पहचान भी बनी है उसमें। तो वो उसका बताइए कि थोड़ा सा कि उसके क्या थॉट प्रोसेस रहा, कैसे आपको आइडिया है कि मैंने इस पे काम करना है और एक रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बनानी है, जो कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कॉमनली सिलेक्टेड टॉपिक नहीं है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। अच्छा, इंडस्ट्री के बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन बाकी तो सब लोगों को नॉर्मली पता है जो मुझे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे फॉलो करते हैं, कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो जर्नलिज्म का है। मेरा कुछ 15 साल का जर्नलिज्म एक्सपीरियंस है और जर्नलिज्म में भी मैंने इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में क्राइम एंड कोर्ट की बीट की है मोस्टली, तो मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ थ्रू आउट। तो जब ये जावेद इकबाल वाला वाकया हुआ था तो उस वक्त मैं इस्लामाबाद में था और हम लाहौर प्रेस क्लब में जाया करते थे और वो चाय के कप के ऊपर वो बहुत से गॉसिप्स होते थे। जावेद इकबाल के किरदार को लेके बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज थी जो डिफरेंट लोगों से मिलती थी। फिर समहाउ वो कैरेक्टर मेरे जहन में चिपका हुआ था। फिर अभी आपका जो OTT का रेवोल्यूशन आया है और आप नेटफ्लिक्स से लेकर और अमेजोन पे जाते हैं और आप देखते हैं कि जिसने ज़िंदगी में किसी 2 बंदे मार दिए या एक हाइपोथेटिकली वो एक सीरियल किलर था, उसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं और उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा गया, बात की गई है। तो ख्याल आया कि इस तरीके से इसको जावेद इकबाल की जो कैरेक्टर है उसको एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन क्योंकि उसका जो जुर्म था वो बड़ा मकरूह था, बच्चों को मोलेस्ट करना, बच्चों को मारना, तो इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि ये उसकी कोई पब्लिसिटी मुहिम ना लगे, ऐसा ना लगे कि हम इस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जी। तो ऐसा लगे कि ये एक नॉर्मल आदमी था, लेकिन इस जैसे और कितने प्रेडेटर हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिससे वालिदैन को खबरदार होना चाहिए, जिससे बच्चों को खबरदार होना चाहिए। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। लकीली मेरे हाथ में वो पूरा पुलिस का चालान आ गया एंटी टेररिस्ट कोड से, जो कि उसकी जो इंटेरोगेशन थी पुलिस के डिफरेंट ऑफिशियल्स ने की, तो उसके बयानात और उनकी फाइंडिंग्स जो सब कुछ है उसको फिर बुनियाद बना के मैंने फिर उसके ऊपर एक किताब लिखी। वो जो किताब जब उसके 3-4 एडिशन बिक गए तो अंदाज़ा हुआ कि लोग इस टॉपिक में कितने इंटरेस्टेड हैं और जावेद इकबाल के बारे में कितना जानना चाहते हैं। फिर मैं और यासर खान बैठे तो हमने कहा कि इसको फिल्म बनाते हैं।
अब वो जो किताब थी वो बहुत ही आग उगल रही थी, तो हमने कहा कि इसके स्क्रिप्ट को कितना होम्योपैथिक कर दिया जाए कि हमारे सेंसर बोर्ड को कबूल हो जाए। सोसाइटी तो बहुत बात की बात है। अच्छा, वो सोसाइटी तक बात पहुंची नहीं, वो मैसेज हमारा गया ही नहीं, उस सेंसर बोर्ड को पहले ही बुरा लग गया, तो उन्होंने उठा के फिल्म को बैन कर दी। लकीली फेस्टिवल्स में चली गई, यूके में उसका प्रीमियर हो गया 7-8 शहरों में, तो बहुत से लोगों ने देख ली। कराची में इसका मुझे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, जैसे आपने भी कहा कि मेरी पहचान बनी, तो पहचान ऐसे बनी कि वो पहले तो सेंसर बोर्ड ने पास कर दी थी सबने, तो कराची में उसका एक बड़ा ग्रैंड प्रीमियर हो गया। और हमारी क्योंकि इंडस्ट्री है ही सारी कराची में, तो हर वो जर्नलिस्ट शोबिस का और हर वो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर और शोबिस से रिलेटेड एक्टर, थैंक्स टू आयशा उमर और यासर हुसैन की वजह से सब लोग आ गए थे। तो हर वो आदमी जिसको मैं दिखाना चाहता था फिल्म, वो देख चुका था प्रीमियर के ऊपर। तो जो क्रिटिकल एक्लेम आया और वो जो थोड़ी सीख हुई कि हाँ यार इसको थोड़ा बहुत लिखना भी आता है और ये थोड़ा बहुत कुछ बना भी लेता है विद इन द बजट, तो वो उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ जावेद इकबाल को। बहुत। और वो जो उसको अवार्ड मिले हैं इंटरनेशनली, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए जिनको नहीं पता। अवार्ड है उसको डिफरेंट फेस्टिवल्स में नॉमिनेट किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमें रिकग्निशन मिला मुझे और यासर हुसैन को, वो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल ने दिया कि उन्होंने अमंग अदर के मालदीव से भी, नेपाल से भी, बांग्लादेश से भी और इंडिया से बहुत सी फिल्में थी। यासर हुसैन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, मुझे उन्होंने गलती से दे दिया बेहतरीन डायरेक्टर का, आई डोंट नो व्हाई। और फिर उसके बाद आपके एक वाशिंगटन डीसी फेस्टिवल के अंदर जो है यासर हुसैन को फिर दोबारा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर डिफरेंट फेस्टिवल्स में उसको दिखाया गया, फिल्म को ऑनरेबल मेंशंस मिली, एक्नॉलेजमेंट मिली। तो वो एक यासर हुसैन को भी उससे उसके कैरियर पे एक नया एक मेथड एक्टर के तौर पे पाकिस्तान में एस्टैब्लिश हुआ। हमारे यहाँ तो मेथड एक्टिंग की तो बात ही नहीं है, तो उसको बड़ा फायदा हुआ। मुझे, मेरे ऐसे गरीब फिल्म मेकर को बड़ा फायदा हुआ कि मुझे अब यानी कि जब किसी फिल्म के लिए मैं किसी एक्टर को अप्रोच करता था, तो मुझे अब वो सिर्फ ये कहना पड़ता था कि मैं अबू लिया बात करूँ, तो समहाउ उसको पता था यार ये वो है जिसने जावेद इकबाल बनाई। तो जावेद इकबाल ने बड़ा फायदा दिया मुझे और यासर हुसैन। जबरदस्त। ये जावेद इकबाल को अब किसी OTT पे मौजूद है, स्ट्रीमिंग सर्विस पे चल रही है? इसको डिफरेंट OTTs ने एक्वायर करने की कोशिश की। सबसे अच्छी जो ऑफर आई थी वो जी वालों से आई थी हमें, जी के जो यहाँ पे पाकिस्तान में क्रिएटर हैं उनके थ्रू Z5 से अच्छी ऑफर आई हुई थी। लेकिन समहाउ जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, वो अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं कि शायद पाकिस्तान का जो सेंसर बोर्ड है वो इस फिल्म को क्लियर कर देगा और पहले इसको हम सिनेमा पे लगा सके। कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर। गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, हम उम्मीद करते हैं कि शायद अभी दोबारा इनको रहम आ जाए। अब तो जॉयलैंड जैसी फिल्म भी लग गई, तो जिसके बारे में ज़्यादा पब्लिक आउटरीच था या कुछ एक रिलीजियस जमातें भी उनके खिलाफ थी, तो अगर जॉयलैंड लग सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसी फिल्मों को लगना चाहिए। तो मैं और प्रोड्यूसर दोनों उम्मीद करते हैं और यासर हुसैन भी उम्मीद रखे हुए और आयशा उमर भी और बाकी कास्ट भी कि शायद जावेद इकबाल भी इसी साल ऑडियंस को सिनेमास पे देखना मिल जाए। नाइस, क्या बात है। दूसरी बात यह है कि अगर सेंसर बोर्ड किसी चीज पे एतराज करता है, किसी भी फिल्म के कंटेंट पे, तो उनके पीछे भी कोई उनको रीजनिंग होती होगी। आपको क्या लगता है कि आपकी फिल्म पे क्या मेजर एतराज है, उनको क्यों इसको बैन किया है? देखिए, सेंसर बोर्ड ने तो फिल्म को बैन ही नहीं किया। हमारी फिल्म जो है 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद सेंसर बोर्ड है, पंजाब का अलहदा से, सिंध का हर सूबे का अलहदा से, तो हमारी फिल्म तो तमाम सेंसर बोर्ड ने पास कर दी थी। हमारी फिल्म जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने बैन की, यानी कि सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी किया और फिर पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज से 2 दिन पहले इसको बैन कर दिया कि हमें कुछ कंप्लेंट्स मिली हैं डिफरेंट क्वार्टर्स से और हम इस फिल्म को बैन करना चाहते हैं। उसके अगेंस्ट जो है हम चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इस फिल्म को देखें दोबारा से, तो वो एक फुल बोर्ड बन गया। फुल बोर्ड ने देख के फिर वही फैसला जो कॉपी किया पंजाब गवर्नमेंट का, रियासत का, और उसको पेस्ट करके कह दिया कि ठीक है अब हमने दोबारा देख ली है सबने मिलके। पहले चंद मेंबर्स ने देखी थी, अब सबने देख ली और हमें लगता है कि ये फिल्म ये बैन किए जाने लायक है। हमारा ये था कि क्योंकि जावेद इकबाल लाहौर का सीरियल किलर था और पंजाब जो सिनेमा का मेजर जो शेयर है वो भी पंजाब से आता है, तो अगर पंजाब में ये फिल्म बैन है तो बाकी सूबों में लगाने का इसको फायदा कोई नहीं, तो लिहाजा हम भी फिर खामोश होके बैठ गए। इन द मीन टाइम जो पंजाब का फैसला था उसी को फेडरल ने भी कॉपी कर लिया और सिंध ने भी कर लिया, लेकिन जब तक अब ये फिल्म ओवरऑल क्लियर नहीं होती है। अब इसके ऊपर एक फन फैक्ट ये है कि लॉ ये कहता है कि अगर आपकी फिल्म जो है वो सेंसर बोर्ड का जो पैनल है फुल बोर्ड का, वो अगर इसको रिजेक्ट कर दे
तो आप इमीडिएटली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो एक पैनल है ऊपर, एपेलेट बोर्ड है, उसमें जा सकते हैं। और वो मजे की बात है कि पाकिस्तान में एपेलेट बोर्ड है ही नहीं, 2 साल से नहीं। वाह, अच्छा। वो बना ही नहीं है, वो बना ही नहीं है। तो जब एपेलेट बोर्ड ही नहीं है तो फिर आप किसके पास जाके अपील करेंगे? उसके बारे में जो उनका जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल खामोश है। जी, तो अब आप क्या देखते हैं? आपने इतना वक्त गुजार लिया, 10 फिल्में कर ली आपने, और वक्त गुजार लिया, इंडस्ट्री को आपने क्लोजली मॉनिटर कर लिया। कहाँ देखते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, कहाँ पहुंचेगी या क्या उसमें बेहतरी आ सकती है? सर, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है ये अब ग्रो ही करेगी, क्योंकि जितना नीचे आ चुकी है इससे नीचे तो आ नहीं सकती मजीद। बात सिर्फ ये है कि एक फिल्म जब हिट होती है तो वो 10 मजीद फिल्मों की राह हमवार करती है, और एक फिल्म जब खुदा न ख्वास्ता फ्लॉप हो जाती है तो वो 10 फिल्म मेकर्स को बदजिन कर देती है कि वो फिल्म ना बनाए। मौला जट जो है वो बहुत बड़ी हिट है। मौला जट ने इस टैबो को तोड़ा पाकिस्तान में यार, कि हमारे यहाँ जो फिल्म है वो 10 करोड़ से ऊपर की नहीं बननी चाहिए। तो पता लगा ऑडियंस को कि भाई फिल्म का बजट कुछ भी हो, अगर आप फिल्म अच्छी बनाएंगे तो उसकी आप दुनिया भर से रिकवरी कर सकते हैं, और रिकवरी हो जाती है और प्रॉफिट लोग कमा सकते हैं, और जो आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलता है वो एक अलग से प्लस पॉइंट है। तो आई होप कि इससे हमारी इंडस्ट्री सबक सीखे। कुछ यंग फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, बहुत सी फिल्में अभी इस साल में रिलीज होने वाली हैं जिनको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि वो कुछ नए फिल्म मेकर्स हैं, और मुझे लगता है कि वो जो पुराने हमारे 6 प्लेयर थे, 3 छोटी 3 बड़ी वाले, वो भी चल रहे हैं साथ, वो तो बड़े प्लेयर हैं। तो हमारे ऐसे जो लोग हैं जो लो बजट में या डिफरेंट जॉनरा में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो भी चल रहे हैं। समहाउ मैं अब मिक्स एंड मैच कर रहा हूँ कि मैं कमर्शियल कॉमेडी की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर बहुत जल्दी आ जाता है, एक्टर्स फौरन से आपके साथ काम करने पे तैयार हो जाते हैं, यार कॉमेडी फिल्म है। तो मेरा यही है कि मैं सुपर पंजाबी और शॉर्टकट जैसी फिल्में इसलिए बनाना चाहता हूँ कि इसके बीच में मैं ट्रस्ट जीत कर और किसी तरीके से प्रोड्यूसर्स को मैं दादल जैसी फिल्मों या जावेद इकबाल जैसी फिल्में, जो मेरा फेवरेट जॉनरा है, जो मेरे लिए लिखना आसान है या जो मुझे बनाने में दिल करता है मेरा, तो मैं वैसी फिल्में बना सकता हूँ। अली भाई, ये बताइए कि आप जब भी किसी पहली बात तो ये कि आपका स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हैं मोस्टली, तो आप जब स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और फिल्म प्रिपेयर कर रहे होते हैं बनाने के लिए, तो आप जब कास्टिंग करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है आपका? कि आपके जहन में क्या किस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि इस रोल के लिए इस एक्टर को आप जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं? और सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन है कि आप उन लोगों को प्रिपेयर कैसे करते हैं कि वो उस कैरेक्टर में ढलने के लिए उनको किस तरह की एक्सरसाइजेस कराते हैं? ये भी थोड़ा सा बिहाइंड द सीन हो जाए तो लोगों को यकीनन पसंद आएगा। सर, इसके ऊपर एक मजे का जवाब तो ये है आपके इस सवाल का कि जो कम पैसों में आ जाए मैं उसको ले लेता हूँ फिल्म के अंदर। मैं जावेद इकबाल के, मैंने प्रीमियर पे भी ये बात की थी कि जितने पैसे जो हैं वो यासिर हुसैन अपने घर में इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगा के अपलोड करने के या आयशा उमर देती हैं, उतने पैसों में उन्होंने फिल्म की है, जिसके लिए मैं बड़ा उनका थैंकफुल हूँ। मैं उनका एहसानमंद रहूंगा। बात ये भजन के वो जो एक आइडियल सिचुएशन है ना कि आपने एक कैरेक्टर लिखा है और आपको लगता है कि ये कैरेक्टर फलां एक्टर कर ले तो क्या ही तबाही मच जाए, वो मेरे साथ आज तक बहुत कम ही हो पाया है। कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ, जैसे जावेद इकबाल के ऊपर मैं चाहता था कि यासिर हुसैन ये कैरेक्टर करे, क्योंकि यासिर हमारे यहाँ ना एक चीज बड़ी जिसको हम कहते हैं अक्सर कि हमारे यहाँ चीजों को टाइप कॉस्ट किया जाता है कि भाई ये बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई बनेगा, ये बहनोई है, बहनोई बनेगा, ये बहन है, ये माँ है, माँ ही बनेगी, ये नेगेटिव वैम्प बनती है तो उसको वैम्प ही बनाना है, ये डांसर है तो डांस। मैं हमेशा मानता हूँ कि सिनेमा जो है वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का नाम है। जितना आप ऑडियंस को सरप्राइज करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यासिर हुसैन जो है, अगर आप मेरी कास्टिंग उठा के देख लें तो वो इट्स ऑल अबाउट रिस्क। यासिर हुसैन की वजह शोहरत जो है वो कराची से लाहौर, लाहौर से आगे में एक हगले का कैरेक्टर है जिसने हंसा के लोगों को लोटपोट कर दिया। मैंने यासिर हुसैन को लेके जावेद इकबाल बनाया। गौहर रशीद पिछले 10 सालों से टीवी सीरियल्स के अंदर नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रहा है, मैंने उसको थिएटर के एक्टर बनाया, वो मिरासी बना हुआ जुगते मार रहा है शॉर्टकट के अंदर। तो ये जो चेंज आता है ना, सरप्राइज एलिमेंट, ये बड़ा मजे का होता है। तो मुझे याद है कि जब हम आपका सेकंड सवाल है कि आप कैरेक्टर को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे पहले जावेद इकबाल की, कि जब मैं और यासिर इस कैरेक्टर पे काम कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा कि मैंने एक 3री-4थी वर्कशॉप में पूछा उसके घर में बैठे, यार कि आपने सारा पढ़ लिया, जावेद इकबाल के मटेरियल भी, किताब भी पढ़ ली, स्क्रिप्ट भी पढ़ लिया, आपको ये कैरेक्टर कैसा लग रहा है? तो उसने कहा मुझे तो बड़ी नफरत महसूस हो रही है जावेद इकबाल के कैरेक्टर से। तो मैंने कहा फिर तो आप इस कैरेक्टर के लिए सूटेबल ही नहीं है।
क्योंकि जब तक आप खुद ये बिलीव नहीं करेंगे कि जावेद इकबाल जो कर रहा था उसके सही पास कह रहे हो। उसकी लॉजिक थी, रीजन थी, वो पागल तो नहीं था, साइको तो नहीं था, वो एक नॉर्मल आदमी था, और इतना नॉर्मल कि वो खुद पुलिस के पास गया कि मुझे पकड़ लो भाई, और उसका क्लेम ही यही था कि भाई मैं चाहता तो 1000 बच्चे मरवा देता और मार देता, तुम मेरा क्या उखाड़ लेते, मैंने तो 100 बच्चों के बाद फुल स्टॉप लगा के खुद आ गया तुम्हारे पास। तो मैंने यासर को यही कहा कि मैंने कहा जब तक तुम इनसाइड डीप डाउन इस बात पे बिलीव नहीं करोगे कि ये जो कुछ कर रहा था जावेद इकबाल, इसके पास एक रीजन था, चाहे उस रीजन से सोसाइटी हम लोग कितना ही डिसएग्री करते हो, लेकिन ये है कि जब तक आप नहीं बिलीव करेंगे आप अपने आप को साइंटिफिकली प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। सेकंड जो हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है वो ये है कि एक्टर्स के साथ वर्कशॉप्स नहीं की जाती, रिसर्च शेयरिंग का गेम हमारे यहाँ ऑन नहीं है। मैं सेकंड एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरी ईद के ऊपर एक फिल्म आ रही है दादल के नाम से, इट्स गैंगस्टर एक्शन फिल्म। पाकिस्तान में हमारे ये कहा जाता है कि ये पहली गैंगस्टर, पहली फलानी, पहली डिंकानी। तो मैं कभी ये पहली वाली बात नहीं करता हूँ, बस एक छोटी सी फिल्म है यार, आप देख लीजिएगा, जॉनर आपको समझ में आ जाए। मुझे हमेशा ये मेरा कहना था कि जो कराची का जो अंडरवर्ल्ड है, ये लालू खेत का, लियारी का, ये इतना ही ब्रूटल है जितना वासेपुर का है या मुंबई का है। उसको दिखाने वाली आंख होनी चाहिए आपके अंदर। तो उसको बुनियाद बना के मैंने दादल लिखी, और दादल के लिए जो कैरेक्टर मेरे जहन में था उसमें एक लियारी की एक लड़की है जो बॉक्सर है और फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाती है और फिर वो एवेंज करती है अपनी सिस्टर को वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सोनिया हुसैन को हमने रिक्वेस्ट की, पहले दिन से उनको सोच के लिखा था, सोनिया ऑनबोर्ड आ गई, शी लव्ड द स्क्रिप्ट, द कैरेक्टर एज वेल। अब सोनिया जो है वो बहुत ही नफीस उर्दू बोलने वाली खातून है, और जबकि कैरेक्टर था वो लियारी की बलोच था। हम जब बैठे रिसर्च के ऊपर तो हमने लियारी के अंदर 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। एक आपकी वहाँ की कच्ची मेमन है, उनके अलहदा एक एक्सेंट है, जो लियारी के बलोच हैं उनका अपना एक्सेंट है, जो मकरानी है उनका अपना एक एक्सेंट है। तो हमने तीनों एक्सेंट को की खवातीन को बुलाया, हमने उनके साथ वर्कशॉप्स की, फिर हमने अपना एक एक्सेंट मिक्स किया, जो कच्ची और लियारी की जो बलोच है उनका मिक्स एक वर्जन था। और आई मेड श्योर कि जितनी दिन हम सेट पे रहे, तो अगर सोनिया का सुबह कॉल टाइम 8 बजे है तो हमारी वहाँ से लियारी के अंदर से जो खातून है जो कच्ची बोलने वाली हैं और जो दूसरी जो बलोच खातून है जो हमने सेलेक्ट की थी वो भी आ जाती थी, और वो सोनिया के साथ वैनिटी वैन में रहती थी सारा दिन। हम उनको बहुत अच्छा पे करते थे, और सोनिया ने कुछ डायलॉग बोलना है तो वो उनसे पूछती थी। और एक वक्त ऐसा आया था कि वो आपस में बलोची मिक्स कुछ बातें कर रहे होते थे शूट के आखिरी दिनों में जाके। और फिर ये हुआ कि एक लड़की जो है बलोच लड़की लियारी की गलियों में कैसे चलती फिरती है, तो उसके लिए फिर हम निकलते थे, मैं, हमारी प्रोड्यूसर नेहा लाज, बल्कि इसकी वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं जो भी हम लगाएंगे रमजान में जब प्रमोशन शुरू होगी। और सोनिया हुसैन को हम बुर्का पहना के और हम लियारी की गलियों में और बाजारों में घूम रहे होते थे। तो ये प्रॉपर जो रिसर्च थी, वो पूरा माहौल आप एक्टर को जब तक नहीं देंगे, मतलब एक्टर ने रात को पार्टी अटेंड की है, उसे एक दिन पहले उसने कमर्शियल किया है किसी बबल गम का, और अगले दिन वो आगे आपके सेट के ऊपर, अगर वो जावेद इकबाल तो नहीं बन सकता भाई, और वो इनसाइड कुछ और है, हाँ, वो हया बलोच भी नहीं बन सकती। आपको उनको एंगेज करना पड़ेगा थ्रू आउट इस कैरेक्टर। घर में जो आप मेक श्योर करें, मेरा सबसे बड़ा जो एक छोटा सा मेथड हमेशा से रहा है कि मैं एक्टर से 1 गो में डेट लेता हूँ कि भाई ये फिल्म 10 साल में नहीं बनेगी, आ जाओ, 10 दिन दे दो, 15 दिन दे दो, इसी में आपका मैं काम निकाल लूंगा। मुझे इतना बड़ा फायदा होता है कि एक्टर को सेट पे बुलाएं और रात को उसको निचोड़ के छोड़ दें, वो जाएगा, सोएगा, सुबह फिर उसी कैरेक्टर में आएगा। एक दिन का काम अगले दिन की रिहर्सल बन जाती है। बाय द टाइम आप अपनी फिल्म को अगर शूट कर रहे हैं तो वो 3 से 4-5 दिन के बाद वो कैरेक्टर को इतना पकड़ के बैठा होता है कि वो जब आपने एक्शन नहीं भी बोला, वो सेट पे बैठा भी है तो वो कैरेक्टर ही बन जाता है। क्या बात है। तो इसी मेरे इस मेथड ने मुझे बड़ा फायदा दिया। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा अली, आपकी एक फिल्म की मैंने बड़ी अच्छी खबर सुनी है कि आप एक इंटरनेशनल फिल्म कर रहे हैं ईरान के अंदर, उसकी क्या असल स्टोरी है? सर वो ये है कि थैंक्स टू जावेद इकबाल अगेन, जो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ, तो वहाँ पे डिफरेंट फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स के साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ, गपशप शुरू हुई। तो उसमें कुछ हमारे जो ईरान के कुछ दोस्त हैं उनसे बातचीत शुरू होगी, और एक डिफरेंट आइडियाज एक्सचेंज हुए, चीज़ें हुई। हमारे एक प्रोड्यूसर हैं अदील हसनैन साहब हैं, वो यूके में होते हैं, और उनका एक रेस्टोरेंट है जिसमें उनके जो पार्टनर हैं वो ईरानियन हैं। तो वो बहुत अरसे से कुछ ईरानी फिल्म बनाना चाहते थे, चीज़ें करना चाहते थे। तो अदील भाई बिंग को प्रोड्यूसर,
तो उन्होंने कहा यार कि ऐसा कुछ कर लेते हैं कि ये मेरा दोस्त है और ये इसको लगता है कि ये फिल्म मेकर है, हमें तो लगता नहीं है, लेकिन ये है कि इसको अगर हम ये फिल्म दे दें ईरानी और कुछ मिक्स के कुछ बना लिया जाए। तो वो जावेद इकबाल वो देख चुके थे, जावेद इकबाल की क्योंकि विद इंग्लिश सबटाइटल वो ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में उसका प्रीमियर हुआ था, उन्होंने देखी, दे लव्ड इट। और फिर जब उन्होंने अपना आइडिया शेयर किया स्क्रिप्ट का, वो जो पर्शियन में स्क्रिप्ट था वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर मेरे पास आया, फिर उसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा अपना जो इनपुट दिया एज अ राइटर। और मेरा ईरानी सिनेमा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं अब्बास के और उसकी से लेकर असगर फरादी तक पूरा पर्शियन सिनेमा घोल के पी चुका हूँ, जो मुझे प्लस पॉइंट था मेरा। तो उनको लगा यार कि ये तो हमारी ही टर्फ पे और हमारी ही थीम के ऊपर सोच रहा है, तो मिलके कुछ बना लेते हैं। अच्छा, उसमें एक फन फैक्ट फिर ये हुआ कि मैं यहाँ से चला गया तेहरान, उन्होंने बुला लिया 1 महीने के लिए। तो पहली बार मुझे पता लगा कि भाई हम जो फिल्म के नाम पे हम जो फिल्में बना रहे हैं, हम तो मजाक ही कर रहे हैं फिल्म के नाम के ऊपर। फिल्म की दुनिया जो है वो बजट की तो दुनिया नहीं है, वो तो पैशन की दुनिया है, वो तो कारोबार हमारे यहाँ पे है कि इस ईद पे लगाएंगे तो इतने पैसे आएंगे, इसको लेंगे तो इतने ऐड आ जाएंगे। ईरानियन तो इन सब चीजों से बेनियाज हैं, वो तो फिल्म बनाते हैं पागलों की तरह। और वहां पे जो लोग हैं वो मैं आपको क्या बताऊं कि वो लोग मतलब वो जिंदा ही फिल्म बनाने के लिए हुए। तो जो उन्होंने टीम सैम्बल की हुई थी और जिनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई, तो उसमें 3 लोग तो ऐसे थे जो ऑलरेडी ऑस्कर विनिंग फिल्मों की क्रू का हिस्सा थे, जो साउंड डिजाइन थे, जो डीओपी थे, जो स्टोरी बोर्ड वाले थे। फिर उनका जो मेथड था काम करने का वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज शेयर करता हूँ कि उसमें हमें एक अपार्टमेंट चाहिए, हमारे लीड जो प्रोटैगनिस्ट हैं मियाँ बीवी, उनके लिए हमें एक मिडिल क्लास अपार्टमेंट चाहिए। उसका एक डिस्क्रिप्शन है स्क्रिप्ट के अंदर, कुछ मैंने अपना भी कुछ उसमें अपना इनपुट दिया जो हमारा ग्रुप बना हुआ था। तो उसकी रोशनी में कुछ 21 के करीब अपार्टमेंट जो हैं वो उनके कोऑर्डिनेटर ने निकाल के रखे हुए थे, लाइन प्रोड्यूसर ने। तो जब हम रैकी करने के लिए गए तो जो तीसरा अपार्टमेंट था उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि ये तो ऐसा ही है जैसा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है या जैसा मैं इमेजिन कर रहा था डायरेक्टर। तो मैंने कहा बस दिस इज इट भाई, यही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई SOPs ये हैं कि 21 घर हमने निकाले हैं, आपको 21 के 21 घर दिखने ही पड़ेंगे। अच्छा, और फिर आप बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सा चाहिए। तो वो इस तरीके से काम। अच्छा, फिर मजे की बात ये हुई कि जो जैसे एक बड़ा हमारे यहाँ ना एक मजे का एक फन फैक्ट, अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि हमारे यहाँ हर आदमी आपको ये बताता है पाकिस्तान में फिल्म मेकर कि उसको क्या आता है। मैंने 10 फिल्मों के बाद ये सीखा है साल भाई कि मुझे क्या नहीं आता, और उसके लिए फिर मैं मानता ही नहीं हूँ वन मैन शो को। मैं बिलीव करता हूँ टीम वर्क के ऊपर कि सबका इनपुट लेना चाहिए, सबकी बात सुन के फिर आप कुछ एक मजे की चीज बनाएं जो सबकी एक मुकम्मल काविश हो टीम वर्क की। तो मुझे अंदाजा हुआ कि जो एक इंटरप्रिटेटर को लेके मैं जिस तरीके से फिल्म को बनाने जा रहा हूँ, स्टोरी बोर्ड को लेके, तो ये एक तो ये फिल्म खराब हो जाएगी, ये फिर इन्हीं को बनाने दिया जाए। तो अगर मुझे बनानी है तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने वापस आके उनको बताया कि मैंने कहा जी मैं अपने आप को इस फिल्म से निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने लोग हैं ये पैशनेट फिल्म मेकर हैं और ये लोग डिजर्व करते हैं कि इनको एक अहले जुबान डायरेक्टर मिले जो इस फिल्म को मेरिट के ऊपर बना के दे। अच्छा, वो मेरी बात उनको समहाउ अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू वांट। तो मैंने कहा जी मैं ये चाहता हूँ कि हम इस फिल्म को 6 महीने आगे ले जाते हैं। मैं पर्शियन में क्लासेस लेना शुरू करता हूँ। मुझे अहले जुबान नहीं बनना है, लेकिन एटलीस्ट मैं सुन तो अंडरस्टैंडिंग हो, हाँ मुझे समझ में आप क्या कह रहे हैं। तो वो टेक्निक्स तो बात की बात है, लेकिन मैं अपनी बात कन्वे करने की पोजीशन में तो हो जाऊं, मुझे इंटरप्रिटेटर से जो है ना जान छूट जाए मेरी। तो अभी जो है कुछ बीच में ईरान में हालात भी खराब हो गए थे, अब जाके दोबारा सेट हुए हैं। मेरा जो है 3 डिफरेंट यहाँ पे कराची में खाना फरहंग है ईरान का, और एक और लोकल एक साहब हैं हमारे मोहम्मद अली उनका नाम है, और एक ईरान में एक खातून है। तो मैं तीनों से जो है फारसी की क्लासेस ले रहा हूँ 3 डेज अ वीक। अच्छा, और आपके भाई की फारसी माशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। अच्छा, अच्छी हो रही है, चितौरी बिल्कुल सही है, से हम काफी आगे निकल गए हैं, लिस्टिंग स्किल्स मेरी बेहतर होती जा रही हैं। ये उनकी मेहरबानी ने मुझे टाइम दिया, और इंशाल्लाह रमजान में मैं दोबारा जा रहा हूँ तेहरान प्रेप वर्क के लिए, और इफ ऑल गोज वेल तो हम छोटी ईद और बड़ी ईद के बीच में इस फिल्म को शूट करने जा रहे हैं। और वो मेरे लिए इतना बड़ा एक्सपीरियंस होगा फिल्म मेकिंग सीखने का। मैं तो एज अ स्टूडेंट वहां पे जा रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ, दुआ करें बस कुछ इज्जत रह जाए हमारी इंशाल्लाह। मेहनत असल चीज है, बिल्कुल सही है। और आप तेहरान में प्लान कर रहे हैं शूट करने का? फिर वो तेहरान में ही शूट हो रही है। उसकी जो कहानी है वो जो तेहरान का जो मिडिल क्लास तबका है, यंगस्टर जो है, उनकी लाइफ के ऊपर लेके एक सिंपल सी एक मजेदार कहानी है विद अ वेरी ग्रेट ट्विस्ट, और बहुत मजे का लिखा हुआ है उसको। नहीं, डेफिनेटली। और
हम वेट करेंगे, हम देखें कि कब रिलीज होती है और हम सब लोग डेफिनेटली इसको देखेंगे। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट नाउ। जनाब, तो ये बताएं कि अब हम अपने प्रोग्राम की अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा या ओवरऑल जो पाकिस्तानी हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, मैं न्यूज़ चैनल्स को निकाल देता हूँ उनमें से, क्या आप समझते हैं कि क्या बेहतरी की ज़रूरत है, या किस तरह से आप समझते हैं कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या इंडिविजुअल जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि उसको एक प्रोफेशनल प्रॉपर इंडस्ट्री बनाई जाए? जैसे आपने अभी एग्जांपल दी है कि वहाँ पर ईरान के अंदर वहाँ तो कोई गाने, ग्लैमर, कोई फॉर्मूलेज नहीं चलते हैं, वहाँ तो एक्चुअल फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग ज़्यादा प्रिवेल करती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है सबको, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं इंडस्ट्री में पाकिस्तानी, कि वो एक बेहतर प्रॉपर इंडस्ट्री बन सके? अच्छा, इसके ऊपर मेरा अपना कुछ से है रिगार्डिंग जो हमारी टीवी इंडस्ट्री है, लेकिन क्योंकि मैंने आज तक टीवी पे काम नहीं किया है तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे उस पर कमेंट करने चाहिए। मैं उस इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक फैक्ट है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं। हमारे यहाँ टीवी इंडस्ट्री है और टीवी इंडस्ट्री के लोग ही साल में एक फिल्म बनाते हैं और वो जो फिल्म है वो फिल्म लग जाती है, उसके बाद वो दोबारा अपने टीवी की दुनिया में लग जाते हैं। टीवी के एक्टर्स को ही लेकर आते हैं और वही लोग हैं, वही करता धरता वो काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ दो प्रॉब्लम है सर। पहला प्रॉब्लम ये है कि आपके सिनेमाज दिन ब दिन बंद होते जा रहे हैं। समहाउ जो हमारा टिकट है, जो हमारा यहाँ जो एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका था, देयर वाज अ टाइम कि 90s में 80s में आपकी बुरी से बुरी फिल्म भी लगती थी तो अपने पैसे पूरे कर लेती थी। अब अच्छी से अच्छी फिल्म भी ब्रेक इवन पे नहीं आ पाती है। आपको फेक स्लाइड्स से शो करना पड़ता है कि हमने इतने करोड़ बना लिए, इतने करोड़ बना रही है। पब्लिक भी हंस रही होती है और ट्रेड के लोग भी हंस रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हंस रहे होते हैं और सबको पता है कि हम किसी को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक तो सिनेमा मालिकान को चाहिए कि प्लीज वो अपने टिकट जो है वो कम करें। वो जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबका है उसको सिनेमा पे लेकर आए, वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ये हमारे यहाँ जो है ऑडियंस ईद और बड़ी ईद पे नहीं आना चाहती। भाई आपका टिकट जो है वो 4 लोगों का घर से आना जाना, और टिकट जो 5,000 रुपए का नुस्खा बन चुका है पॉपकॉर्न के साथ, तो फिर वो छोटी और बड़ी ईद पे ही अयाशी करना चाहता है फैमिली के साथ, अदरवाइज वो बाकी दिनों पे आना नहीं चाहता। अनलेस कि आपने मौला जट जैसा कुछ बड़ा बना लिया है या आपने तीफा एंड ट्रबल जैसी ग्रैंड कुछ कॉमेडी बना ली है। तो एक तो ये हमारे यहाँ एक मसला है। दूसरी बात ये है कि जो इंडी सिनेमा है, ईरान जहाँ खड़ा है वो इंडी सिनेमा की बेस के ऊपर खड़ा है। वहां पे जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब असल चीज जो मुझे लगा, मैं आपको बताऊं कि मुझे जावेद इकबाल बनाने के बाद जो है वो मुझे बहुत, जब वो बैन होगी तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं बड़ा जल गया उससे। लेकिन समहाउ अब मैं एडमिट करता हूँ थ्रू आपके प्रोग्राम के भी कि यार कहानी है ना, दुनिया में कोई ऐसी कहानी नहीं जिसको बताया ना जा सके। मतलब जब मैं तेहरान में गया तो मैं हर रोज एक फिल्म वहां पे देख रहा था। वो फिल्में अभी शायद कहीं आई भी नहीं है किसी मूवी पे या किसी जगह पे भी। यकीन करें साल भाई कि वो इतने सेंसिटिव टॉपिक्स थे, इतने सेंसिटिव टॉपिक्स थे कि आप हैरान हो जाएंगे कि ईरान में वो फिल्में लग कैसे रही हैं। उसकी वजह ये है कि उनको कहानी कहने का तरीका आ गया। वो बात कह के निकल जाते हैं, वो प्रीची नहीं होते हैं, वो रियासत की पॉलिसियों को उंगली नहीं कर रहे होते हैं, जैसे मैंने जावेद इकबाल में करने की कोशिश की, पुलिस के साथ या डिफरेंट लोगों के साथ। तो अभी अगर मुझे दोबारा चांस मिले जावेद इकबाल के स्क्रिप्ट खेलने का तो मैं बड़े आराम से एक ऐसी फिल्म बना सकता हूँ, ऐसा स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ जो कि सेंसर बोर्ड भी पास कर लेगा और मेरा मैसेज भी कन्वे हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जो इंडी सिनेमा है इसको जरूरत है बढ़ा देने का। ऐसा फिल्म मेकर यंग यहाँ बैठा हुआ है आपके पास, बहुत टैलेंट बना रहा है, आप उनको खुदा के वास्ते उनको आप चांसेस दीजिए। ये जो बैरियर है ना कि आपकी फिल्म में जब तक फवाद खान और मायरा खान नहीं होंगी तो आपकी फिल्म को खरीदेगा नहीं, इससे बाहर निकलें आप लोग। तो जब इससे हम निकल जाएंगे, जब हम राइटर को इज्जत देना शुरू कर देंगे, स्क्रिप्ट हमारे यहाँ जॉनरा डिसाइड हो जाता है, एक्टर डिसाइड हो जाते हैं, सब कुछ बनाने चले जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये कहानी भी तो होनी चाहिए ना, तो फिर वो कहानी का उस वक्त फिर किसी को पकड़ के कुछ लिखवा लिया जाता है। तो जब तक आप स्क्रिप्ट राइटर को इज्जत नहीं देंगे, कंटेंट को इज्जत नहीं देंगे। हमारे यहाँ आज भी एक बड़ा फन फैक्ट ये है कि जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो कहानी अपने दिमाग में लेके आते हैं और वो राइटर को बुला के कहते हैं यार कि इस किस्म की कहानी हमें लिख के दे। जब तक आप पाकिस्तान में राइटर्स को बुला के ये नहीं कहेंगे कि आपके पास क्या आइडिया है, आपके पास क्या स्क्रिप्ट है, और उस पर आप फिल्म नहीं बनाएंगे, आप आगे तरक्की नहीं कर सकते। बाकी सब बातें, बजट, एक्टर्स, सब जॉनरा, सब बात की बात है। राइटर को और कंटेंट को इज्जत देनी पड़ेगी। क्या बात है, आई 100% एग्री विद यू, क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस है। अगर इसमें क्रिएटिव ही नहीं है, सिर्फ कमर्शियल है, तो
जाहिर है फिर वही होगा जो नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली, आपने टाइम निकाला हमसे इतनी सारी गपशप की, और विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी जो अपकमिंग फिल्म्स हैं, स्पेशली जो है वो जो आपकी पंजाबी फिल्म्स आ रही हैं, उनके लिए मैं बहुत आपको शॉर्टकट के लिए, और आई बाय द वे आई रियली लव्ड द आइडिया शॉर्टकट जो है वो स्पोकन आपने इक्वल लिखा है बजाय शॉर्ट के शॉर्टकट, दैट्स अमेजिंग। लोग वो हमारे ना पंजाबी में शॉर्टकट नहीं बोलते, शॉर्टकट बोलते हैं। यार मैं शॉर्टकट ले लिया, शॉर्टकट ही रखा। बिल्कुल, बहुत ही मजे का वो आइडिया है, वो पन है एक्चुअली उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह बात होगी आपसे दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, थैंक यू। और जो लोग हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। प्लीज इस तरह देखते रहिए, और अगर आपके कोई सवाल या कोई कमेंट्स हैं तो जरूर उनसे भी हमें आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।